Hey guys, how are you all? In modern history, we were doing chronological events. Chronological events में we have covered till 1940. 40 तक हम लोग कवर कर चुके हैं previous videos में. And आज हम लोग 1940 के आगे के जो events हैं, significant events हैं, उनके बारे में देखेंगे. ठीक है, तो start करते हैं. सबसे पहले तो 1940 ये हम देख चुके हैं. 1940 के अंदर क्या हुआ था? ऑगस्ट ऑफर आया था. ऑगस्ट ऑफर, राइट? ऑगस्ट ऑफर कवर किया है ना. ऑगस्ट ऑफर. सो ऑगस्ट ऑफर में क्या क्या बातें बोली गई थी, फटाफट से जस्ट क्विक 1 मिनट के अंदर बता दो. एक तो डोमिनेंट स्टेटस के बारे में बात कही थी, प्लस दे सेड की जो वाइसरॉय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसे हम एक्सपैंड कर देंगे, है ना. और उसके अलावा जो माइनॉरिटीज हैं उनके कंसेंट के बिना आगे फ्यूचर में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, तो यानी कि उनका कंसेंट जरूरी है. अब यहाँ पे इसने ये चीजें ऑफर की थी ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को. सो जो इंडियन लीडर्स हैं उन्हें एक्चुअली, तो जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस के बारे में क्या बोला था ऑगस्ट ऑफर में. ही सेड कि जो डोमिनेंट स्टेटस है दिस इज डेड एज डोर नेल. ये डेड एज डोर नेल मतलब जो होता है ना दरवाजे के अंदर वो जो एक अटका हुआ कीला होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह डेड है ये. गांधी जी ने इसके बारे में क्या बोला था? गांधी जी ने ऑगस्ट ऑफर के बारे में बोला था कि दिस ऑगस्ट ऑफर हैज वाइडेंड द गल्फ बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड नेशनलिस्ट, है ना, कि जो ब्रिटिशर्स और नेशनलिस्ट उनके बीच में जो खाई है ना उसे और ज्यादा गहरा कर दिया, उसे और ज्यादा वाइड कर दिया है. ये बात बोली थी गांधी जी ने ऑगस्ट ऑफर के बारे में. अब इसके बाद में नेक्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट पे चलेंगे 1941. अब देखो होता क्या है कि 1940 अगस्त ऑफर वगैरह आता है. उसके बाद में कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि भाई बापू के बिना हमारा गुजारा नहीं है, है ना. तो वो क्या करते हैं, वो गांधी जी के पास जाते हैं, कहते हैं बापू भाई वापस से अब आप कमांड संभाल लो. क्यों? क्योंकि 1934 में अगर आपको याद होगा कि 1934 में गांधी जी तो रिजाइन कर चुके थे कांग्रेस से, है ना. तो अब कांग्रेस लीडर्स वापस कहते हैं कि अब प्लीज आप वापस कमांड संभाल लो. तो गांधी जी कहते हैं चलो ठीक है, तुम लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो संभाल लेते हैं. सो 1941 में फिर गांधी जी आ गए पिक्चर में. पिक्चर में तो खैर वो हमेशा से ही थे, बट स्टिल गांधी जी अब यहाँ पे वापस एक्टिव रोल प्ले करते हैं. एंड गांधी जी कहते हैं हम एक काम करेंगे, हम लिमिटेड स्केल पे ना इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं. तो 1941 में स्टार्ट किया जाता है इंडिविजुअल सत्याग्रह. ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह. अब इसमें ये जो इन्होंने सत्याग्रह किया है इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसकी डिमांड क्या थी? ये लोग क्या चीज डिमांड कर रहे थे? दे सेड कि भाई उस टाइम पे आपको अगर पता होगा 1941 का टाइम है, यानी कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? बैकग्राउंड में चल रहा है वर्ल्ड वॉर सेकंड, है ना. वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939 से स्टार्ट हो गया था, तो बैकग्राउंड में वो चल रहा है. तो ये कहते हैं कि भाई जो वॉर चल रहा है उसके अगेंस्ट हमें बोलने की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, है ना. सो दे वर आस्किंग बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट वॉर. ये कहते हैं कि हमें वॉर के अगेंस्ट बोलने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें वो तो मिलनी चाहिए. सो थ्रू दैट इंडिविजुअल सत्याग्रह वो ये चीज डिमांड करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच. अब ये कहते हैं कि अगर आप हमारी डिमांड नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे, तो हम दिल्ली चलो मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे. इसके अंदर जो नोट करने वाली चीज है वो ध्यान रखना कि इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो फर्स्ट टाइम किसने ऑफर किया था? हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफर द इंडिविजुअल सत्याग्रह? किसने सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफर किया था? बताओ फटाफट. हाँ, पता होगा आपको, विनोबा भावे, है ना. ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर. एंड हु वाज द सेकंड वन टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह? वाज जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू सेकंड थे, और थर्ड भी याद कर लेना, वो थे ब्रह्मदत्त. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन्होंने फर्स्ट टाइम सबसे पहले विनोबा भावे ने मतलब कि बोला था, सबसे पहले ऑफर किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह. उसके बाद में सेकंड नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, एंड थर्ड टू ऑफर दिस इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज ब्रह्मदत्त. अब ये 1941 के स्टार्टिंग में की बात है. मिड तक आते आते, मई 1941 तक आते आते इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब कि ये लोग ये चीज स्टॉप कर देते हैं. अब 1941 के बारे में बात होती है. देन फिर उसके बाद में फास्ट फॉरवर्ड टू 1942, नेक्स्ट ईयर 1942, एंड दैट टू इन मार्च. मार्च में क्या भेजा जाता है? क्रिप्स मिशन.
राइट। क्रिप्स मिशन, कौन होते हैं ये क्रिप्स? स्टैफर्ड क्रिप्स एक लेकर के आते हैं ये प्रपोजल्स। ये बेसिकली प्रपोजल्स होते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या चीज है, तो ये बेसिकली प्रपोजल्स हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, कि भाई किस तरीके से जो इंडियंस हैं उनका वॉर के अंदर सपोर्ट लिया जाए, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था इसके अंदर इंडियंस सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि भाई आप हमारे बिना पूछे हमें वॉर में आपने अपने साथ में दिखा दिया है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इंडियंस मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, राइट, वर्ल्ड वॉर सेकंड को, वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसे। तो ये इंडियंस का सपोर्ट मांगने के लिए ये इतने सारे मिशंस भेजे कि हाँ भाई हम तुम्हें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब अमेंडमेंट कर देंगे, कुछ सम सॉर्ट ऑफ वो मतलब हम तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे, तो तुम प्लीज हमारा सपोर्ट कर दो इसके अंदर। ये सारी बातें यहाँ पे चल रही थी। तो क्रिप्स मिशन जो है, स्टैफर्ड क्रिप्स आते हैं अपने साथ में कुछ प्रपोजल्स लेकर के। अब इस क्रिप्स मिशन में बेसिकली क्या होता है, कुछ बातें तो वही कही जाती हैं जो ऑगस्ट ऑफर की है। जैसे कि ऑगस्ट ऑफर में बोला था डोमिनियन स्टेटस का, तो इन्होंने भी वहां पे आके यही गाना गाया, डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, ये अभी भी समझे नहीं है कि हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। कांग्रेस तो 1929 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना गोल बना चुकी है ना। कौन से सेशन में बनाया था बताओ, सोचो, कर चुके हैं हम लोग कवर, लाहौर सेशन में, है ना। लाहौर सेशन में 1929 में कांग्रेस जो है वो कह चुकी थी कि भाई हमारा जो गोल है वो यही है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पर अंग्रेजों के बात समझ में नहीं आनी थी, है ना, तो ये समझ में नहीं आ रही थी अंग्रेजों के, वापस डोमिनियन स्टेटस वही गाना चल रहा था। सो दे सेड कि भाई हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसे एक्सपैंड कर देंगे। और उसके अलावा इन्होंने क्रिप्स मिशन के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट बात थी वो ये थी कि दे सेड कि अगर कोई प्रोविंस, राइट, कि वॉर के बाद में जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वेन करने की बात कर रहे थे ना, उसमें कहते हैं कि अगर कोई प्रोविंस सपोज यूनियन को ज्वाइन ना करना चाहे, ठीक है, इंडियन यूनियन को अगर ज्वाइन ना करना चाहे, तो वो अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, इसका मतलब क्या हो गया, इंडिया की यूनिटी पे एकदम थ्रेट हो गया कि भाई कोई भी प्रोविंस अगर यूनियन, जो इंडियन यूनियन है, जब सपोज इंडिपेंडेंस मिलेगी उसके बाद में जो यूनियन बनेगी उसके अंदर वो मतलब कि चाहे तो वो उसमें ना जुड़े और अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, है ना। तो ये बात इसके अंदर मतलब इन्होंने कही। सो दैट वाज अनदर थिंग। एंड प्लस दे सेड कि भाई जो आपकी डिफेंस है, इंडिया की जो डिफेंस है वो ब्रिटेन के हाथों में रहेगी, और गवर्नर जनरल और जो कमांडर इन चीफ है ना वो तो भाई हमारे ही रहेंगे, है ना। सो दे सेड कि भाई कमांडर इन चीफ और जो गवर्नर जनरल है वो हमारे रहेंगे, और इंडिया जो है वो अपनी डिफेंस तो कर नहीं सकती, हम इस लायक थोड़ी ना थे उनके अकॉर्डिंग कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर लें। सो दे सेड कि भाई वो हमारे हाथ में रहेगी। तो ये सारी बातें कही थी क्रिप्स मिशन के अंदर। क्रिप्स मिशन वापस हम लोगों ने किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजेक्टेड, कांग्रेस रिजेक्टेड दिस। एंड क्रिप्स मिशन में जो डोमिनियन स्टेटस की बात कही थी उसके बारे में गांधी जी ने बोला था, यहाँ पे गांधी जी ने क्रिप्स मिशन में बोला था, क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग बोला था कि भाई जो डोमिनियन स्टेटस है दिस इज लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक तो आप सभी समझते हो कि मैंने 1 करोड़ का चेक साइन करके दिया और डेट डाल दी 50 साल बाद की। मजाक कर रही हूँ, बट रियलिटी में पोस्ट डेटेड चेक मतलब जिसका कोई बाद में पता नहीं है कि कब क्या चीज करोगे तुम लोग, ऐसा है ना। तो क्रिप्स मिशन ने यही चीज बोला, जो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में स्टेटमेंट दिया था, दैट वाज कि डोमिनियन स्टेटस जो ये गाना गा रहे हैं दिस इज लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक। 2 चीजें ध्यान रखना, ऑगस्ट ऑफर में डोमिनियन स्टेटस के बारे में किसने बोला था, डेड एज डोरनेल, वो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस के बारे में पोस्ट डेटेड चेक इसे महात्मा गांधी ने बोला था। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो अब ये हो जाता है क्रिप्स मिशन, चला जाता है भाई ये भी। फिर उसके बाद में अब इंडियंस को समझ में आ जाता है कि भाई ये लोग कुछ नहीं करेंगे, अब हमें कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप उठाना पड़ेगा, यानी कि अब हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो अब कहते हैं भाई अब क्या किया जाए, तो वार्धा में सब लोग इकट्ठे होते हैं, मीटिंग करते हैं जुलाई के महीने में, और फिर उसके बाद में जो सिग्निफिकेंट इवेंट आता है विच इज 8 अगस्त। जुलाई में एक मीटिंग होती है, फिर उसके वो वार्धा में होती है, फिर उसके बाद में 8 अगस्त 1942। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। 8 अगस्त 1942 को मीटिंग कहाँ पे होती है, कांग्रेस की मीटिंग होती है। कांग्रेस मीटिंग कहाँ पे होती है, ग्वालियर टैंक के अंदर। ग्वालियर टैंक, ये कहाँ पे है ग्वालियर टैंक, ये है बॉम्बे में। ठीक है, उस टाइम पे बॉम्बे ही था।
तो ग्वालियर टैंक जो है वहां पे बॉम्बे में इनकी मीटिंग होती है और दिस मीटिंग वाज प्रिसाइडेड बाय हुम, अरुणा आसफ अली, राइट। अरुणा आसफ अली इस मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं और ग्वालियर टैंक पे मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अंदर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, वो यहाँ पे एक्सेप्ट किया वो यहाँ पे मतलब उसका जो रेजोल्यूशन था वो यहाँ पे रेटिफाई किया जाता है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, दिस वॉज रेटिफाइड, ठीक है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज गिवन बाय होम, ये जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, मतलब ड्राफ्ट किया था, एंड देन इसे यहाँ पे ये लोग, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के अंदर बेसिकली था क्या, ये कहते हैं कि भाई डायरेक्ट एक्शन अब हमें करना है, अब कुछ भी हो चाहे, अब हमें इंडिया को फ्रीडम दिलवा करके ही रहनी है ना। और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही गांधी जी ने डू और डाई वाला जो एक स्लोगन था वो गांधी जी ने यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ही दिया था, ठीक है ना। करो या मरो वाला जो था, डू एंड डाई वाला, वो गांधी जी ने इस टाइम पे ही, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ही, क्विट इंडिया मूवमेंट में ही गांधी जी ने दिया था डू और डाई, डू और डाई, गांधी जी ने, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे ये दिया था। अब ये लोग मीटिंग्स वगैरह, अब ये सारी देखो 8 अगस्त को ये मीटिंग होती है, फिर उसके बाद में अब ये सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, अब हमने ये जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट हमें स्टार्ट करनी है और हम ये चीज स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके ये लोग अपनी मीटिंग खत्म करते हैं। और अगले ही दिन क्या होता है, वो जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि जो मतलब कोई अच्छी खासी आपने वो मतलब पूरी एक प्लानिंग की और उसके बाद में वो क्या करते हैं, किडनैपिंग कर लेते हैं, वही वाला सीन यहाँ पे हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी मीटिंग कर ली कि हाँ भाई अब हम मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट डे 9 अगस्त को ही कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स होते हैं उन्हें कर लिया जाता है किडनैप, यानी कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है ना, एंड दे वर टेकन टू द अननोन प्लेसेस। तो यानी कि वो एक सॉर्ट ऑफ किडनैप ही हो गया। अब ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि भाई हमने इनके सारे टॉप लीडर्स को किडनैप कर लिया है, तो अब ये कौन सी मतलब की मूवमेंट चल पाएगी, अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ये मूवमेंट इनकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि टॉप लीडर्स तो जो कहते हैं ना, जो पूरा डायरेक्शन देंगे मूवमेंट को, उनको तो सब पहले ही हमने हटा लिया है, तो वो तो डिस्कनेक्ट हो गए इनसे। बट क्या क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो वहीं पर ही फेल हो गई? नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ध्यान है 15 मेंबर्स की कमेटी बनी थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो इस मूवमेंट तक बन चुकी थी, है ना। तो इसका मतलब जब ये लीडर्स नहीं भी थे तब भी ये मूवमेंट फुल फ्लेजेडली चली थी। फुल फ्लेजेडली इन द सेंस कि बैकग्राउंड में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी, जैसे कि अंडरग्राउंड रेडियो के बारे में ध्यान रखना। बॉम्बे में एक अंडरग्राउंड रेडियो चलाती थी उषा मेहता। ये क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है प्रीलिम्स के अंदर, सो डू रिमेंबर दैट कि एक यहाँ पे अंडरग्राउंड रेडियो जो है, अंडरग्राउंड रेडियो बॉम्बे के अंदर रन बाय उषा मेहता। उषा मेहता ये चलाती हैं। उसके अलावा पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है, कहाँ पे, ये अपने तुमकुर, बलिया, यहाँ पे सतारा, इन जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो अपने जोश से काम किए जा रही थी। भले ही टॉप लीडर्स नहीं थे वहां पे प्रेजेंट, फिर भी उनका काम चल रहा था कि नहीं भाई हमने मूवमेंट स्टार्ट कर दी है और हमारी मूवमेंट चल रही है, राइट। तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जो चीज आपको ध्यान रखने की है वो ये है कि इस मूवमेंट में किस किस ने पार्टिसिपेट किया था। देखो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वर्कर्स, पेजेंट्स और जो वुमेन्स हैं, इनफैक्ट मुस्लिम्स ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। बट एक चीज ध्यान रखना, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कि इस मूवमेंट में कोई भी कम्युनल क्लैशेस नहीं हुए थे। आपने देखा होगा कि पहले जो मूवमेंट्स हुई थी उनके अंदर कम्युनल क्लैशेस काफी देखने को मिले। सिर्फ एक वो वाली मूवमेंट छोड़ दो जहां पे खिलाफत इशू की बात थी, क्योंकि वहां पे मुस्लिम टीम का सपोर्ट था, मतलब मुस्लिम लीग का सपोर्ट था, क्योंकि उन्हीं का ही क्वेश्चन था बेसिकली, राइट। तो अगर वो छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जहां पे भी मूवमेंट स्टार्ट की वहां पे कम्युनल क्लैशेस देखे गए, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो जो अंग्रेज थे वो चल ही रहे थे, है ना।
तो इस वजह से, बट ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी यहाँ पे कोई भी कम्युनल क्लैशेस नहीं देखे गए। अब कौन कौन सी किस किस ने क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वो था जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, एंड टू ड्रॉ योर अटेंशन, जो हमारी हिंदू महासभा है उसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, एंड प्रिंसली स्टेट्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 1942 तक हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात की। अब इससे आगे की बात करते हैं। शैल आई रब दिस? क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में जो एक सिग्निफिकेंट इवेंट होता है, इवेंट नहीं कहेंगे इसे, बट हाँ ये चीज कह सकते हैं कि 1943 में आ जाती है फमाइन, राइट? फमाइन, ठीक है, फमाइन आ जाती है। अब ये जो फमाइन है इसका रीजन क्या होता है? दैट वाज एपिडेमिक डेफिनेटली, बट एपिडेमिक के अलावा देयर वर मैन मेड कॉजेज ऑल्सो। इससे इसका जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड एरिया था दैट वाज साउथ वेस्ट बंगाल का जो रीजन था वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। 3 मिलियन पीपल गॉट पैरिश्ड इन दिस फमाइन। मैन मेड रीजंस ये थे क्योंकि 43 की बात है, तो यानी कि अभी भी वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना, बैकग्राउंड में तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जो फूड स्टफ था वो आर्मी के लिए डाइवर्ट किया जाता था लार्ज क्वांटिटीज में, है ना, तो इस वजह से पीछे लोगों के लिए बचता नहीं था। एंड सेकंड थिंग, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट था यहाँ पे। ग्रॉस मिसमैनेजमेंट की वजह से तो देयर वर नंबर ऑफ रीजंस जिस वजह से ये फमाइन जो थी वो बहुत ज्यादा सिचुएशन बहुत ज्यादा एग्रावेट हो गई थी। 1943 की ये बात है। देन उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट ईयर 1944। 1944 में क्या सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था? देखो 1944 के अंदर आता है राजा गोपालाचारी फॉर्मूला। ये क्या बात है, राजा गोपालाचारी फॉर्मूला? राजा गोपालाचारी फॉर्मूला, राजा गोपालाचारी एक ऐसा फॉर्मूला डिवाइस करके लाए। इन्होंने कहा कि गांधी जी को कहा कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यही तो है ना कि भाई जो मुस्लिम लीग है वो अलग से अपना पाकिस्तान मांग रहे हैं और हम वही चीज मान नहीं रहे, तो हम एक काम करते हैं, मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि टैक्टिक एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान। यानी कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग की जो डिमांड है पाकिस्तान की, हम उसे मान लेते हैं कि हाँ ठीक है भाई तुम्हारा अलग से पाकिस्तान बना देंगे, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। और वो कंडीशन राजा गोपालाचारी ने क्या दी? इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग, क्योंकि ये तो पता था कि भाई अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में नहीं आएंगी तो इंडिया की इंडिपेंडेंस मिलना इतना ईजी नहीं है, और अगर सब मिल करके जुड़ करके काम करेंगे तो अंग्रेजों को भगाने में कितना टाइम लगेगा? नॉट मच टाइम, है ना। वही यूनिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। खैर एनीवेज, तो राजा गोपालाचारी ने ये चीज बोली कि भाई कांग्रेस और जो लीग है वो आपस में मिलकर के ही इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाएंगे, हम लोग साथ में काम करेंगे, एंड प्लस प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनाएंगे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एंड प्लस विल फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑल्सो। और एक काम करेंगे, जब भी अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे ना, तो उसके बाद में हम लोग नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है वहां पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी जो मतलब एरिया है नॉर्थ ईस्ट का और नॉर्थ वेस्ट का, वहां पे हम लोग एक प्लेबिसाइट करवाएंगे। प्लेबिसाइट मतलब जनमत संग्रह, है ना। सो दे सेड कि वहां पे हम प्लेबिसाइट करवाएंगे, और अगर उस प्लेबिसाइट में वो कहते हैं, पूछेंगे कि भाई पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, अगर इन केस वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान बनना चाहिए, अगर उसके फेवर में रिजल्ट्स आते हैं, तो हम एक काम करेंगे कि जो कॉमर्स है, कम्युनिकेशन और डिफेंस, इन 3 सब्जेक्ट्स को लेकर के हम लोग जॉइंट एग्रीमेंट कर लेंगे। समझ रहे हैं? कम्युनिकेशन, कॉमर्स एंड डिफेंस, इन 3 सब्जेक्ट्स को लेकर के हम जॉइंट एग्रीमेंट कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कॉमन सेंटर, है ना। कॉमन सेंटर यानी कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, कॉमर्स इंडिया के हाथ में है अभी भी, और बाकी और जो स्वतंत्रता है वो पाकिस्तान अलग से बना करके दे देंगे। तो आपको क्या लगता है, जिन्ना पागल है? हाँ नहीं, वो इतना पागल नहीं था। सो वो माना ही नहीं इस चीज के लिए, बिकॉज ही सेड कॉमन सेंटर। भाई कॉमन सेंटर तो हमें चाहिए ही नहीं, फिर हमारा अलग से पाकिस्तान बनने का क्या मतलब? सो जिन्ना रिफ्यूज दैट, ही सेड कि नहीं भाई तुम्हारा फॉर्मूला हमें पसंद नहीं आया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट ईयर
इसके बाद में नेक्स्ट ईयर 1945 एक और बंदा है, वो भी कोशिश करता है कि भाई प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने के लिए कुछ मतलब कि हम इस तरीके से डिवाइस करें जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों साथ में आ जाएं। तो यहाँ पे आता है देसाई लियाकत पैक्ट। देसाई लियाकत पैक्ट। देसाई लियाकत पैक्ट में क्या था, जो भूलाभाई देसाई थे, देसाई लियाकत पैक्ट में इन्होंने कुछ बहुत ज्यादा बात नहीं की। इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भाई देखो हम 50-50 रेशो रखेंगे, यानी कि जो नॉमिनेशन है रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसमें हम लोग मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है उन दोनों का 50-50% मतलब 50% मेंबर मुस्लिम लीग के होंगे, 50% मेंबर्स होंगे कांग्रेस के, और उसके अलावा जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए हम लोग 20% सीट्स रिजर्व रखेंगे। तो ये बात कही थी देसाई लियाकत पैक्ट के अंदर। तो ये भी खैर कुछ मतलब रिजल्ट नहीं दे पाया, ये भी आयाराम गयाराम टाइप्स ऑफ कि खत्म हो जाती है बात, कोई इस पे एग्रीमेंट नहीं हो पाता। देसाई लियाकत पैक्ट हो गया। फिर उसके बाद में मई 1945 आते आते तक क्या होता है, मई 1945 आते आते तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हो जाता है ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हो जाता है। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हो गया, बट अभी भी जापानीज थ्रेट वॉज स्टिल देयर, बट वर्ल्ड वॉर सेकेंड यहाँ पे एंड हो चुका था। अब भाई अभी तक तो चलो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इस वजह से इतने सारे ऑफर्स और इतने सारे प्रपोजल्स लेकर के आए क्योंकि उन्हें वॉर में हमारा सपोर्ट चाहिए था। अब क्यों वो हमारा सपोर्ट चाह रहे थे, अब इसके बाद में व्हाई दे वांट आवर सपोर्ट, अभी भी अब इसके बाद में वेवल प्लान वगैरह आएगा तो ऐसा क्यों उन्होंने वेवल को क्यों भेजा, व्हाई दे स्टिल वांट इंडिया सपोर्ट, उसके पीछे रीजन था। देखो 1945 के मिड में वहां पे होने वाले थे चुनाव, ब्रिटेन में होने वाले थे इलेक्शंस, तो इलेक्शंस होने वाले थे और चर्चिल अपने आप को एक सीधा साधा बच्चा दिखाना चाहता था, यानी कि ही वांटेड टू प्रोजेक्ट कि भाई मैं बहुत सिंसियर हूं, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है उसको लेकर के आई एम वेरी सिंसियर, और हम जल्दी से जल्दी भाई उनको वो चीज मतलब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उनको देना चाह रहे हैं। सो ही वांटेड टू प्रोजेक्ट दैट, इस वजह से वो आगे कहते हैं कि भाई इनका जल्दी से सल्टारा करो। एंड प्लस एलिस का भी जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उनके साथ थे, एलिस जो थे उनका भी प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर कि भाई इंडिया का जो क्वेश्चन है ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की जो भी डिमांड्स है उसको दे दुआ करके निक्की करो। तो ठीक है, ये वाली बात कही थी यहाँ पे। फिर उसके बाद में 1945 के अंदर ही मिड में आता है वेवल, लॉर्ड वेवल। तो लॉर्ड वेवल आते हैं और ये अपने साथ में अपना एक प्लान लेकर के आते हैं, लॉर्ड वेवल। अब नेक्स्ट मंथ की बात है, जून में, जून का महीना, चिलचिलाती गर्मी है ना। अब इस टाइम पे अंग्रेज हैं तो ये तो ठंडी वाली जगह पे मीटिंग करेंगे, तो मीटिंग कहाँ पे होती है, शिमला के अंदर। तो शिमला के अंदर लॉर्ड वेवल करते हैं मीटिंग, इसे बोला जाता है वेवल प्लान। अब ये वेवल क्या चीजें लेकर के आया था, वेवल ने क्या बोला, वेवल सेड कि भाई हम एक काम करेंगे कि वॉइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना उसमें सारे मेंबर्स इंडियन, ठीक है, एक्सेप्ट गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, वो तो अभी भी हमारे ही रहेंगे, बट बाकी सारे मेंबर्स इंडियन। अब आप खुद सोचो, कांग्रेस जो मेंबर्स हैं उन्हें हंसी आएगी कि नहीं कि भाई हम कब से कंप्लीट इंडिपेंडेंस रो रहे हैं कि भाई हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो, 1929 से हम उससे नीचे हम लोग किसी चीज पे मानेंगे नहीं, और तुम अभी भी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल हमारा, चीफ जो ये वो कमांडर है वो हमारा, हम ये सब चीजें हटाने की सोच रहे हैं और तुम कह रहे हो अभी भी हमारा। तो ये बात इनके समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए ऐसे उटपटांग प्लान लेके आ रहे थे। सो दे वर लाइक, वेवल सेड कि भाई हम सारे मेंबर जो हैं वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो तुम्हारे, और जो ये होगा सिर्फ गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ वो हमारा होगा। प्लस यहाँ पे वेवल कहता है कि भाई हिंदू मुस्लिम्स जो है ना उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि हिंदू मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। अब देखो यहाँ पे वापस कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो दे वर सेइंग कि हिंदू मुस्लिम, कहाँ पे बात आ गई हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे। सो बट ही सेड कि हिंदू मुस्लिम्स को हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। और उसके अलावा वेवल ने ये भी चीज कही कि भाई
जो मतलब वीटो की पावर होती है ना, गवर्नर जनरल की वीटो की पावर, वो हम मिनिस्टर्स के एडवाइस के बिना जो गवर्नर जनरल है वो अपनी वीटो पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, यानी कि मेजॉरिटी पावर्स आपके हाथ में रहेगी। बट वेवल प्लान वाज आल्सो रिजेक्टेड बाय द जो आपकी कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वाई कांग्रेस रिजेक्टेड इट? कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया वेवल प्लान? द रीजन बीइंग, उसके पीछे ये रीजन था कि जो वेवल प्लान था, अकॉर्डिंग टू दैट इट वॉज प्रोजेक्टिंग कांग्रेस एज अ प्योर हिंदू पार्टी। कांग्रेस को वो सिर्फ एक हिंदू पार्टी, प्योर हिंदू पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट कर रही थी, जबकि कांग्रेस के साथ में इंडिया के बहुत सारे मुस्लिम्स थे। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस सिर्फ एक हिंदू पार्टी थी, है ना। और उसके अलावा कांग्रेस के खुद के अंदर लीडर्स भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स थे, तो ऐसा तो हम लोग एक्सेप्ट कर नहीं सकते थे। तो वेवल का प्लान ये भी चला गया, तो यानी कि इससे भी कुछ आउटकम नहीं निकल पाया। अब इसके बाद में देखते हैं अपसर्जेस। अब इसके बाद में 1945 तक हो गया, फिर उसके बाद में होते हैं 3 अपसर्जेस। एक काम करते हैं, अपसर्जेस से ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, बिकॉज अदरवाइज वीडियो विल बिकम टू लेंथी एंड अपलोड करने में मुझे बहुत दिक्कत होगी। तो ठीक है, ये अपसर्जेस के बाद से जो 1945-46 में अपसर्जेस होते हैं, इससे लेकर के 47 तक का, क्योंकि कैबिनेट मिशन भी मैं उसमें आपको थोड़ा अच्छे से बता दूंगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन please do share it with your friends and see you in the next video. Till then, stay connected. Bye.